हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम द पार्ट्स ऑफ स्पीच में द प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन में नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। अर्थात आज हम नंबर 4 से शुरू करेंगे। आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताऊंगा। और रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सर्वप्रथम हमें ये जानना है। तो जानिए, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिर सुनिए, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? चलिए, जैसे सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे आई मेट द थिफ हु स्टोल माई कार। आई मेट द थिफ who stole I met the thief who stole my car। देखिए, यह रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया कि वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। बस, तो देख लीजिए, यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है और अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध बता रहा है। यानी जो हु का संबंध है इसी से है, यानी जो थीफ है वह हु का एंटेसिडेंट है। तो आई मेट द थीफ हु स्टोल माई कार। हु किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग होता है। थीफ व्यक्ति है और इसलिए इसके साथ हु का प्रयोग किया गया है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज द मैन हुज वाइफ इज डांसर। दिस इज द man whose wife is a dancer। This is the man whose wife is a dancer। मतलब यह वही आदमी है जिसकी पत्नी डांसर है। देखिए, दिस इज द मैन हुज मैन के लिए आया हुआ, जिसकी, और इसी के पास में है, यानी जो मैन है यह हुज का एंटेसिडेंट है। ध्यान रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके पहले उनका एंटेसिडेंट ज़रूर आता है, उनका पूर्ववर्ती जरूर आता है, जिसके लिए वे प्रयोग होते हैं वह ज़रूर आता है। क्लियर?
चाहे जिस स्थिति में हो। नेक्स्ट, दिस इज द शर्ट विच आई बॉट। दिस इज द शर्ट विच आई बॉट। बन गया। देखिए विच आया हुआ है, यह और रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच का प्रयोग निर्जीव या निर्जीव चीज़ों के लिए होता है या छोटे छोटे प्राणियों के लिए होता है। तो देख लिया आपने। नेक्स्ट, द बॉय होम यू हेल्प्ड इज लेम। द बॉय होम यू हेल्प्ड इज लेम। द बॉय होम यू हेल्प्ड, वह लड़का जिसकी आपने सहायता किया, लिम है, लंगड़ा है। बस द बॉय देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ गए होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। बस यह है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए अब मैं इसके बाद बताने चल रहा हूँ आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसके बाद जानेंगे 5th नंबर पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। जाहिर सी बात है, प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे हु, होम, होज, विच, व्हाट, लाइक दिस। हो, होम, होस, हो, होम, होस, देखिए हो, होम, whose, what, etc. ये आपके जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछे का काम करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हु इज देयर, हु इज देयर, वहाँ कौन है, प्रश्न पूछा जा रहा है। या होम डू यू हेट, या होम डू यू हेट। तीसरा देखते हैं, जैसे हुज आर दीज फ्रूट्स, हुज आर दीज फ्रूट्स। तो देखिए, यानी वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके कुछ नोट भी हैं। नोट क्या है?
जब व्हाट तथा विच के साथ कोई नाउन का प्रयोग होता है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। जब व्हाट विच के साथ नाउन प्रयोग हो तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। जब व्हाट विच के साथ नाउन का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर? जैसे देखिए, व्हाट बुक आर यू रीडिंग? व्हाट बुक आर यू रीडिंग बन गया। व्हाट बुक, यहाँ जो व्हाट है यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है और जो एडजेक्टिव होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और सामान्यतया वह उसी के पहले प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताता हूँ। विच ऑफ दिस शर्ट डू यू लाइक? विच बुक डू यू लाइक? तो इस तरह से आपने देखा कि व्हाट के बाद नाउन का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच बुक डू यू लाइक, यहाँ पर विच के बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, यानी यह आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो जब इन शब्दों के बाद कोई वर्ब प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, उस कंडीशन में यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन जब इनके बाद कोई नाउन प्रयोग होगा तब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है पहले जान लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम क्या होता है यह जानना है, तो जानिए। जो प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं से प्रत्येक का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिए, जो प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए। जो प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं उन्हें ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर? जैसे देखिए, ईच ऑफ दिस बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ दिस बॉयज गेट्स अ
प्राइज इस आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर ऑफ दीज रोड्स, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द पुलिस स्टेशन। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द पुलिस स्टेशन। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, नाइदर ऑफ द टू, नाइदर ऑफ द टू केम। देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे नाइदर ऑफ देम इज टू ब्लेम, नाइदर ऑफ देम इज टू ब्लेम, नाइदर ऑफ देम टू ब्लेम। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाग सूचक प्रोनाउन है, और इनसे जो नाउन है, इनसे जो व्यक्ति हैं या वस्तु हैं, प्रतीक का बोध हो रहा है। तो इसीलिए हमने बताया कि जिस प्रोनाउन से आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रतीक का बोध हो, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। प्रतीक का बोध हो रहा है। ईच ऑफ दिस बॉयज, इन लड़कों में से प्रत्येक गेट्स अ प्राइज। तो आप एक रूल और भी ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ, ईच, आइदर, नाइदर के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। गेट्स दिया है, लिट्स दिया है, यदि यहाँ पर भी रहता तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते। ठीक, यहाँ पर देखिए, नाइदर ऑफ देम इज, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नाइदर ऑफ देम इज टू ब्लेम। देखिए यहाँ पर देखिए इज लगा हुआ है, नाइदर ऑफ देम इज टू ब्लेम। देखिए यहाँ पर भी इज लगा हुआ है। तो इससे आप या तो जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ आप यह भी जानेंगे कि इनका प्रयोग किस रूप में होता है, कैसे कैसे होता है। तो इस तरह से आपके समझ में यह आया होगा। इसमें कुछ नोट्स में हैं, कुछ अलग रूल भी हैं। अलग रूल यह है कि जब इस, आइदर, नाइदर बिना नाउन के प्रयोग किए जाते हैं तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव, तब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, हमने कहा नोट में हमने बताया कि जब ईच, आइदर, नाइदर बिना नाउन के प्रयोग किए जाते हैं, जब ईच बिना, लिखा है कि जब ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग बिना नाउन के होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, जब ईच, आइदर, नाइदर बिना नाउन के प्रयोग होते हैं तब इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करते हैं। लेकिन
जब इनके साथ नाउन का प्रयोग हो जाता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो जैसे देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स गॉट अ प्राइज। ईच ऑफ द प्लेयर्स गॉट अ प्राइज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स गॉट अ प्राइज। ईच ऑफ द प्लेयर्स गॉट अ प्राइज, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यह कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा? जैसे देखिए, ईच बॉय गॉट अ प्राइज। गॉट अ प्राइज, देखिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। देख रहे हैं? तो यह समझ में आ गया होगा। ईच आइदर नाइदर के, ईच आइदर नाइदर के बाद जब नाउन का प्रयोग नहीं होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह जाएंगे। लेकिन इनके बाद यदि नाउन का प्रयोग हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आपके समझ में आया होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट बताते हैं। तरह से है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? ठीक है, तो यह प्रोनाउन दर्शाता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। यह दर्शाता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह दर्शाता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। क्लियर? एक वचन के प्रोनाउन में हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं और बहुवचन में सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। यानी यह कहा जा रहा है यदि सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन होगा तो सेल्फ का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स। सिंगुलर सब्जेक्ट में एक वचन का प्रोनाउन होगा तो सेल्फ लगाएंगे और बहुवचन का प्रोनाउन होगा तो सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यह प्रायः क्रिया के पश्चात आता है। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह क्रिया के पश्चात आता है, अर्थात यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं होता है। ठीक, कुछ कंडीशन आपने जान लिया कि यह प्रोनाउन दर्शाता है कि काम का प्रभाव, कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। एक वचन के साथ सेल्फ और बहुवचन के साथ सेल्फ्स लगाते हैं। यह प्रायः क्रिया के बाद प्रयोग होता है और यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के साथ
नहीं होता है। ठीक, जैसे देखिए आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, और इसमें जो माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ का मतलब है, इसमें इसका मतलब होता है अपने आप, अपने आप। इस सभी में इसका मतलब होगा अपने आप। ठीक है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। ठीक है, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। या वी हर्ट आवर सेल्व्स, यू वर्क योर सेल्फ, लाइक दिस। You worked yourself. You worked yourselves. देखिए, I hurt myself. You worked yourself. You worked yourselves. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सेल्स लगा हुआ है, यहाँ पर सेल्स लगा हुआ है, ऐसा क्यों? तो मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट में या सिंगुलर प्रोनाउन में आप सेल्फ लगाएंगे, प्लूरल प्रोनाउन में आप सेल्व्स लगाएंगे। ठीक, तो चूंकि जो यू है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो जब हमने योर सेल्फ लगाया तो आप समझेंगे कि सिंगुलर में प्रयोग किया गया है। जब मैंने योर सेल्फ लगाया तो आप समझेंगे कि मैंने इसका प्रयोग प्लूरल में किया है। क्लियर? चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। दे इनवाइटेड देमसेल्व्स, दे इनवाइटेड देमसेल्व्स। बस सातवां आपको बताते हैं, यह आपके समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह दर्शाता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह ऑब्जेक्ट का कार्य होता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और नेक्स्ट कंडीशन यह है कि इसका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं होता है। यह है यह। इसके बाद जो है वह इम्फेटिक प्रोनाउन, इसे भी थोड़ा जान लीजिए, इससे मिलता जुलता यह इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर बल डालते हैं, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर बल डालते हैं वे इम्फेटिक प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर बल डालते हैं वे इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर? इम्फेटिक प्रोनाउन प्रायः क्रिया से पहले आता है। देख लीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में एक अंतर जान लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन होता है वह वर्ब के बाद होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन में जो प्रोनाउन होता है वह वर्ब के पहले होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। आई माई सेल्फ शुड, आई माई यू द वे। देखिए
emphatic pronoun, I myself showed, SHOWED, showed the way. I myself showed you the way. देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्पैटिक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। शी herself knit the sweater. She herself knit the sweater. She herself knit the sweater. तो यह आपने देखा यहाँ पर भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद इम्पैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। चलिए एक और देखते हैं। They themselves can cook the food. They themselves can cook the food. देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। आई माई सेल्फ शोड यू द वे, सी हर सेल्फ नीड द शेटर, दे देमसेल्व्स कैन कुक द फूड। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा और इम्फैटिक प्रोनाउन देखा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, वह वर्ब के बाद हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह वर्ब के बाद हो रहा है, जबकि इम्फैटिक प्रोनाउन में यह जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो रहा है, अर्थात वर्ब के पहले हो रहा है। तो इस तरह से जो है यह आपके समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, और इस तरह से आपके समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंधों के बारे में बताते हैं, वे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंधों के बारे में बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से ईच अदर और वन अदर आते हैं। जैसे सुरेश एंड मुकेश लव्स ईच अदर। सुरेश एंड मुकेश लव ईच अदर।
दो के लिए, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, यह रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। एक और एग्जाम्पल देते हैं हमको। नेक्स्ट, द बॉयज चीटेड, द बॉयज चीटेड वन अनदर। अनादर, दो से अधिक के लिए। चलिए, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपने देखा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मुख्य रूप से दो हैं, ईच अदर वन अनदर। दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, जैसे सुरेश एंड मुकेश दो ही हैं तो ईच अदर का प्रयोग कर दिया। द बॉयज चीटेड वन अनदर, यानी दो से अधिक हैं तो वन अनदर का प्रयोग कर दिया। ठीक, आपको परीक्षा में क्या दिया जाएगा? परीक्षा में दे दिया जाएगा सुरेश एंड मुकेश लव वन अनदर, आपको क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन तब करेंगे जब आपको ये समझ में आएगा, ध्यान रहेगा। तो इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से समझिए, जानने का प्रयास करिए। ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब कंपटीशन की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके क्लास की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट बताता हूँ, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जो प्रोनाउन एक्सक्लेमेशन संबोधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो प्रोनाउन एक्सक्लेमेशन संबोधन के रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वो हिंदी देखिए, विस्मय बोधक सर्वनाम। देखिए, विस्मय बोधक सर्वनाम, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को विस्मय बोधक सर्वनाम कहा जाता है। यानी जो प्रोनाउन एक्सक्लेमेशन संबोधन के रूप में प्रयोग होते हैं, जो प्रोनाउन संबोधन के लिए प्रयोग होते हैं। देखिए, जो प्रोनाउन संबोधन के लिए प्रयोग होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, यू डोंट नो हाउ टू कुक फूड। व्हाट, यू डोंट नो हाउ टू कुक फूड। देखिए, व्हाट, क्या, यू डोंट नो हाउ टू कुक फूड, क्या तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता। व्हाट, देखिए जो यहाँ पर व्हाट है वह संबोधन के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट, यू आर स्टिल देयर। तो इस तरह से है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है। व्हाट, जो प्रोनाउन संबोधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लिया आपने, समझ लिया, आपके समझ में आ गया होगा। ओके।